स्वागत है आपका विनोद जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। अभी हाल ही में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ये था, जिसका मैंने अपने एक वीडियो में व्याख्या करने की कोशिश भी की है कि वो सारे देश में मनरेगा को अपदस्थ करने वाला जो तथाकथित जी राम जी कानून है, उसके खिलाफ जी, एक मोर्चा बनाएंगे और एक आंदोलन करेंगे। जी, राहुल गांधी पहले ही इस बारे में बोल चुके थे और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सब लोग अपने-अपने सुझाव संक्षेप में भेजें कि इस प्रकार का आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर कैसे किया जाए। तो मैं जी, समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ओपनिंग है, एक बहुत बड़ी ओपनिंग है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनरेगा में ज़्यादातर जो लाभार्थी होते थे उसके, वो दलित समाज से आते थे या अति पिछड़ी बहुत गरीब समाज से आते थे। और अगर दलितों के समुदाय इस आंदोलन के साथ जुड़ सके, तो ये आंदोलन वही रूप ले सकता है जो रूप कभी जाट समुदाय से जुड़े हुए किसान आंदोलन ने लिया था। और देश में ऐसे कई संगठन भी हैं जो कि खेतिहर खेतिहर किसानों भूमिहीन किसान मजदूरों को संगठित करते हैं, जैसे बिहार प्रदेश किसान सभा है और वो महागठबंधन में का घटक भी है, सीपीआई-एमएल जो जी, जी, जिसका संगठन है। और जो दीपंकर भट्टाचार्य हैं, उसके महासचिव उनकी राहुल गांधी से अपनी एक ट्यूनिंग भी है। नहीं, जी, जी। तो इसकी संभावनाएँ पूरी मौजूद हैं। इस प्रकार के संगठन भी हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी पहलकदमी ले रही है। लेकिन इस प्रशंसनीय, सराहनीय संकल्प के बावजूद ये लगता है कि राहुल गांधी की राजनीति गति पकड़ते-पकड़ते सुस्त हो जाती है। ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे भी लगता है कभी-कभी। मैं केवल जैसे भाजपा वाले या दूसरे लोग उनकी छीछा-लेदर करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि मैं उस तरह से नहीं सोचता हूँ। जी, हाँ, तो वो उनकी राजनीति गति पकड़ते-पकड़ते सुस्त हो जाती है और इस वक़्त लंबे अरसे से, ख़ास तौर से बिहार चुनाव में पराजय के बाद में और लोकसभा के सत्र में जो उन्होंने अपने भाषण दिया था, उसके बाद में अ, एक तरह से राहुल गांधी की जो अपनी गतिशीलता है, वो मंद पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बीच-बीच में काफ़ी ज़ोर पकड़ते हैं वो। तो दूसरे अभी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक जो प्रशंसनीय प्रस्ताव आया, उसके बाद फिर दिग्विजय सिंह जी ने भाषण दिया और उनका भाषण इस संदर्भ में था कि खरगे ने अपने भाषण में ये भी कहा था कि हमें भाई संगठन को बहुत मजबूत बनाना है, बड़ा बनाना है, उनके भाषण का एक पहलू ये भी था। तो दिग्विजय सिंह जी ने अपना भाषण अपनी बात इस तरह की जिससे सभी लोग वहाँ आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी संगठन बनाने में उस्ताद हैं और उन्होंने उनकी संगठन शक्ति की बड़ी प्रशंसा की। जी। एक तरह से उन्होंने कांग्रेस को ये अपील की, भले ही उन शब्दों का इस्तेमाल ना किया हो, कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत बनाने का ये एक मॉडल है, जी, राष्ट्रीय जी। स्वयंसेवक संघ और भाजपा। तो मैं चाहता हूँ हाँ कि जी, इन मैं बातों को मिला के आप अपनी एक टिप्पणी करें, क्योंकि हम लोग राहुल गांधी की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति पे आपसे जो बात करते रहे हैं, वो हमारी आपकी चर्चा काफ़ी लोकप्रिय होती रही है नई परख के दर्शकों में। देखिए अभय जी धन्यवाद मुझे अपने कार्यक्रम में फिर से बुलाने के लिए। हुँ, अ, तो बात पहले शुरू करते हैं जो वर्किंग कमेटी में जी राम जी वाला जो प्रस्ताव हुँ, आया हुँ, एक आंदोलन का बनाने का, इसको एक गाँव-गाँव, जन-जन तक ले जाने का। देखिए आपने किसान आंदोलन से इसकी तुलना की। किसान आंदोलन से ज्यादा व्यापक ये हो सकता है अगर कांग्रेस पार्टी इसको अपने घटक दलों के साथ, सहयोगी दलों के साथ, अपने जन संगठनों के साथ अगर इसको जो है फ्रंटल लाइन के साथ इसको ले जाए ईमानदारी से हुँ, कांग्रेसी कार्यकर्ता। क्योंकि किसान आंदोलन जो था वो उसका क्षेत्रीय सीमाएं थी, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हुँ, राजस्थान के कुछ हिस्सों का ये आंदोलन और पंजाब, इन हुँ, 4 राज्यों तक ही उसका प्रभाव सीमित था। कुछ हुँ, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश के लोग भी आगे जुड़ गए थे। हुँ, जबकि ये ऐसा मुद्दा है जो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक का मुद्दा है। क्योंकि मनरेगा जो है पूरे देश की राष्ट्रीय योजना थी हुँ, और अगर आप 2004 और 2014 के बीच के भारत को देखें, ग्रामीण भारत को, हुँ, तो आप एक बड़ा परिवर्तन पाएंगे कि जो कच्चे घर थे वो पक्के घरों में बदल गए। हुँ, खपर जो छप्पर थे वो लेंटर वाले घर बन गए, चाहे एक ही कमरे के बना हो। छप्पर नदारद हो गया, खपरेल नदारद हो गई। आप किसी भी हाईवे से जाएं, किसी भी रास्ते से जाएं, आपको ये हर गांव में देखने को मिला। और गांव के उस गरीब आदमी ने वो 1000 का जो बंद हो गया नोट और 500 का नोट भी देखा, जो पहले 100 या 50 के नोट से आगे देख नहीं पाता था। तो इसका और ठीक है, इससे भ्रष्टाचार भी हुआ होगा,
लेकिन भ्रष्टाचार भी मान लीजिए प्रधान जी ने किया, उन्होंने किया, सरपंच जी ने किया, तो वो भी पैसा गांव में ही लगा। तो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन पैसा जो गया गांव में, उसका एक बड़ा योगदान रहा भारत की गरीबी उन्मूलन में और उसमें। अब इसको जी राम जी कर दिया गया, उसमें उसके प्रावधानों में अलग अलग उसको लेके मतभेद है। कांग्रेस ने इसको एक मुद्दा बनाया है और कांग्रेस को बनाना भी चाहिए, क्योंकि ये ड्रीम कानून था कांग्रेस का एक तरह से, और एनएससी ने इसको ड्राफ्ट किया था, सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली। तो अगर मैं तुलना करूं, हालांकि थोड़ी अतिरंजना ना हो जाए, वो एक भावनात्मक मुद्दा था, ये आर्थिक मुद्दा है। ये कांग्रेस अगर ढंग से करे तो ये कांग्रेस के लिए राम मंदिर जैसा आंदोलन हो सकता है। मतलब मैं इसको राम मंदिर और उसको कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, राम मंदिर का अलग मुद्दा है, लेकिन वैसा ही व्यापक आंदोलन हो सकता है। मैं व्यापकता को लेकर बात कर रहा हूं। लेकिन प्रश्न दूसरा है, क्या कांग्रेस उस तरह से, उस गतिशीलता से और उस समर्पण से उसके कार्यकर्ता इसको आंदोलन बना पाएंगे जैसे भाजपा ने राम मंदिर को बनाया था, संघ ने बनाया, विश्व हिंदू परिषद ने बनाया? तो ये एक प्रश्न है, क्योंकि कांग्रेस का रिकॉर्ड इस मामले में बहुत खराब है। राहुल गांधी तो मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे भारत न्याय यात्रा हो, चाहे वोट अधिकार यात्रा हो, वो लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन उनकी मेहनत को कांग्रेस का संगठन जितना जो भी है, एक तो संगठन ही कई जगह बहुत लचर है। उत्तर भारत में तो बहुत बुरा हाल है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान वगैरह में, इन राज्यों में। और जो बचा खुचा संगठन है भी, क्या वो इस मुद्दे को लेकर के मतलब वो गर्मी पैदा कर पाएगा? अगर कर ली तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि इसमें दलित और अति पिछड़े और गरीब सवर्ण जो मजदूरी करते हैं, वो सब इससे जुड़े हुए थे, लाभान्वित थे इस मुद्दे से। अब इसको लेकर अलग बहस है, कोई कह रहा है डिमांड कम हो गई, ये वो तो है, लेकिन एक व्यापक रूप से बड़ा मुद्दा कांग्रेस को बना सकती है, और इसके लिए जो संगठन वाली बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप अगर उस पर आते हैं कि राहुल गांधी की राजनीति की सुस्ती की बात है, तो आमतौर पर उन पर ये एक आरोप तो लगता ही रहा है कि वो रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है। बीजेपी और उनके समर्थक उनका इकोसिस्टम तो नैरेटिव चलाते ही है। बहुत सारे स्वतंत्र विचार वाले लोग भी इस बात को लेकर अक्सर कहते हैं कि अचानक कुछ विदेश चले जाते हैं। जैसे अभी लोकसभा चल रही थी, संसद चल रही थी, भाषण दिया, सब कुछ हुआ, और उसका जर्मनी चले गए, उनका कार्यक्रम था। तो वो इससे क्या होता है, जो निरंतरता उनकी राजनीति की है, जो मुद्दों की है, वो टूट जाती है और एक उसमें ठहराव आ जाता है। और जब ठहराव आ जाता है तो इसके दो नुकसान होते हैं। एक तो नैरेटिव बनता है उनके रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन का कि अरे भाई जबरदस्ती इनको किया गया, और दूसरा जो लोग उनकी राजनीति से, उनके अभियानों से जुड़ते हैं, उनके अंदर फिर एक निराशा हो जाती है। ये दो चीजें तो इसका है। और ये मुझे लगता है राहुल गांधी के सलाहकारों को, उनके रणनीतिकारों को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये उनकी राजनीति की जो सुस्ती है वो निरंतरता में, जैसे अब बिहार चुनाव हो रहा था, अब वो कोलंबिया चले गए, वो वहां चले गए 15-20 दिन की यात्रा पर। तो ये चीज कहीं ना कहीं राहुल गांधी की राजनीति में उसको आगे बढ़ाने में एक बड़ी रुकावट बन जाती है। तो अब आपने जैसे कहा कि अच्छा, जो लोग राहुल गांधी से उम्मीद रखते हैं, देश के तमाम समाज के लोग, चिंतनशील लोग या गरीब गुरबे जो मानते हैं कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं सही मुद्दे उठाते हैं, और वो आम आदमी के मुद्दे हैं जो आजकल कोई नहीं उठा रहा है, वो भी बहुत उत्साहित होते हैं और उन्होंने उम्मीद परस्त हो जाते हैं। लेकिन जब अचानक राहुल गांधी बीच में एकदम गैप कर देते हैं, तो उनके अंदर भी एक निराशा का भाव पैदा होता है। ये कुछ दिक्कतें हैं जो राहुल गांधी की टीम को समझनी चाहिए, और राहुल गांधी को खुद भी समझनी चाहिए कि उनको ठीक है विदेश जाए, इससे किसी को दिक्कत नहीं है, जाना भी चाहिए, लेकिन वो अपना टाइम टेबल वगैरह इस तरह के व्यवस्थित करें कि ये मैसेज न जाए कि अचानक हो गया। मैं इस बात को नहीं मान रहा हूं कि उनकी राजनीति कोई सुस्त पड़ गई है, क्योंकि अगर सुस्त पड़ती तो ये जो वर्किंग कमेटी में जिस तरह से सक्रियता दिखाई पड़ी और जिस तरह प्रस्ताव आया, और उस प्रस्ताव के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई खड़गे जी के साथ बैठ के की, खड़गे जी ने तो लंबा तमाम सारे मुद्दों को टच किया, लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ जी राम जी के मुद्दे को ही टच किया। मनरेगा वर्सेस जी राम जी, जो वीबी जी राम जी जो योजना इनके भी, और उन्होंने कहा कि इसी को हम मुद्दा वो फोकस होकर उसी पर बोले। तो ये तो उनकी विशेषता है राहुल गांधी की। जैसे जाति जनगणना का जब मुद्दा उन्होंने उठाया था तो सिर्फ जाति जनगणना की बात करते थे, वो 95% की बात करते थे। अब ये मुद्दा आया तो वो इसी पर बोलेंगे। अब देखिएगा आने वाले दिनों में जब भी वो कहीं भी जाएंगे,
किसी रैली में, किसी मीटिंग में, किसी उसमें वो इसी में बोले। हो सकता है कोई यात्रा प्लान कर दें, हो सकता है अब आगे इसको कैसे कांग्रेस एग्जीक्यूट करेगी, 5 जनवरी से उनका है वो देखने वाले। क्या गांव-गांव कांग्रेस धरना देगी? कायदे से तो ये तो गांव तक जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर गांव में मनरेगा है। तो हर गांव में अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता जहां 10, 20, 25, 50 जो भी हैं लोगों को लेकर अगर धरना दे तो वो भी अपने आप में एक आंदोलन का तो अब वो कैसे शहर में करेंगे, जिले में करेंगे, राज्यों में करेंगे रैली, ये उनको निकालना है तरीका। लेकिन ये मुद्दा बड़ा, और ये राहुल गांधी की राजनीति की निरंतरता का मुद्दा है। और एक बात मैं बताऊं आपको अभय जी, राहुल गांधी को जितना मैं समझता हूँ, जब वो किसी मुद्दे को पकड़ते हैं तब उनकी राजनीति में गति आ जाती है। जब तक मुद्दा नहीं होता है तब तक तो वो दाएं बाएं हो गए, थोड़ा इधर उधर चले जाते हैं, डुबकी लगा लेते हैं। लेकिन जब मुद्दा उनके पास होता है तो उस मुद्दे को पूरी धार देते हैं। भाई जाति जनगणना का मुद्दा आप देख ही चुके हैं। इसके पहले जितने भी उन्होंने मुद्दे उठाए हैं उनमें उन्होंने निरंतरता के साथ काम किया है। तो मुझे लगता है अब आने वाले दिनों, अभी तो खैर नया साल आने वाला है, पुराना साल जा रहा है, ऐसे में सारी चीजें गतिविधियां थोड़ी ठहर जाती है। लेकिन जब 5 जनवरी से उन्होंने वो रखा है कांग्रेस पार्टी ने की आंदोलन का, तो निश्चित रूप से इसमें राहुल गांधी की भी सक्रियता होगी। हो सकता है शुरुआत राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और यही लोग करें, प्रियंका गांधी जो बड़े नेता है। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा फिर राहुल गांधी की राजनीति को गति प्रदान करेगा। जो फिलहाल हम लोगों को एक सुस्ती लग रही है, अब वो सुस्ती का टाइम निकल गया है। वो इस मुद्दे पर वो फिर पूरे देश में वो घूमेंगे। अब कैसे घूमेंगे, कैसे, ये एक अलग विषय है। अब दिग्विजय सिंह पर अगर आप बात करें हम, कि दिग्विजय सिंह ने पहले तो ट्वीट किया उन्होंने, अगर आपने ट्वीट देखा होगा, पहले तो ट्वीट किया उन्होंने जिसमें फोटो लगाया है, जिसमें अडवाणी जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं और मोदी जी नीचे उसमें सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि संघ का अनुशासन और संगठन ऐसा है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक बड़े पद पे पहुंच सकता है। ठीक है, प्रकट रूप से बात सही लगती है, ठीक है भी सही। लेकिन देखिए कांग्रेस और बीजेपी का स्ट्रक्चर और उसका पूरा आधार ही अलग है। बीजेपी संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषांगिक संगठन है, उसका मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक टोटलिटेरियन विचारधारा वाला ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जिसमें लोकतांत्रिकता की बजाय केंद्रीकरण पर जोर है। आप देखिए एक लंबे समय तक तो ये सर संघ चालक अपने उत्तराधिकारी का नाम एक लिफाफे में रख के छोड़ते थे, और वहां लोग नियुक्तियां कैसे होती है, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया परंपरा प्रक्रिया से नहीं होता है, वो बहुत ही केंद्रीकृत संगठन है। और वहां ऊपर से लाइन चलती है, ऊपर तय होता है प्रतिनिधि सभा में उनकी और जो उनकी संगठन है, उसके बाद वो जो वैचारिक लाइन आती है वो फिर नीचे तक जाती है, वो सारे संगठन के सारे अनुषांगिक संगठनों को और उनको फॉलो करना पड़ता है। इसके उलट जो कांग्रेस रही है उसकी जो बुनियाद रही है वो एक लोकतांत्रिक संगठन की रही है आजादी के आंदोलन के दौरान से, जहां खुले विचार, खुले मन से बातचीत, एक दूसरे की आलोचना सब होता रहा है। ठीक है, एक दौर आया, इंदिरा गांधी का दौर आया जब उसमें वो खुलापन काफी कम हुआ और इमरजेंसी भी लगी और एक वर्चस्व वाली पार्टी बनी, लेकिन उसका जो मूलभूत ढांचा है वो अलग था। वो उसकी तुलना आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आधारित संगठनों से नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी मैं मानता हूँ राजनीतिक पार्टी है, इसलिए उसको भी वो सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं जो एक राजनीतिक पार्टी भी जरूरी होता है, संगठन के चुनाव वगैरह। लेकिन चुनाव कैसे होते हैं उनके? अब आप बताइए, नितिन नवीन जब बीजेपी के अध्यक्ष बने तो किसको पता था? कौन सी बैठक हुई, कहाँ हुई, अचानक नाम आ गया, बन गए। तो कांग्रेस में तो कम से कम 3 चुनाव तो मैंने देखे हैं अध्यक्ष के। पहला चुनाव जिसमें सीताराम केसरी वर्सेस शरद पवार वर्सेस राजेश पायलट का बाकायदा वोटिंग हुई, इस पूरे देश भर में जो है डाला गया। दूसरा चुनाव सोनिया गांधी बनाम जितेंद्र प्रसाद जी का, आप उसमें पूरी वोटिंग हुई और जितेंद्र प्रसाद जी लड़े। और तीसरा अभी हाल में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर का हमने देखा। तो 3 चुनाव तो हम सबने देखे हैं ना। तो वो है, हाँ ये जरूर है कि कांग्रेस का जो संगठन, जो इकाइयां वार्ड की, ब्लॉक की, जिले की, जो पहले बड़ी मजबूत हुआ करती थी, जो कि पार्टी सत्ता में थी, लोग जुड़ते थे और एक आजादी के आंदोलन की विरासत थी, वो धीरे धीरे एक तो सत्तान्मुखी पार्टी हो गई, उसके कार्यकर्ता पूरी तरह सत्तान्मुखी हो गए।
संघर्ष की आदत छूट गई और वो धीरे धीरे बड़े नेताओं के पॉकेट संगठन बनने लगे। वो जो इकाइयां थी, यूनिट थी, जो बड़े नेता होते थे राज्यों के, उनके जेबी संगठन बन गए। जेबी इकाई, वो अपने आदमियों को लगा देते थे। और उससे क्या हुआ, जो क्षरण हुआ संगठन का, वो जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो जी। वो और बुरी उसकी हालत हो गई। इसी को दूर करने के लिए मैं फिर कह रहा हूं, जो कि इस देश में बहुत लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, संगठन के लोग, इसी कमी को दूर करने के लिए राहुल गांधी ने, जब वो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के इंचार्ज थे जनरल सेक्रेटरी, तो उन्होंने चुनाव की पद्धति शुरू की थी उन दोनों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस में, कि भाई इनमें जो पदाधिकारी हो वो चुने जाएं, बाकायदा इलेक्शन से चुने जाएं। वो प्रयोग बड़ा जबरदस्त डेमोक्रेटिक प्रयोग था, साहसिक प्रयोग था, लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी के ही दिग्गज नेताओं ने बेकार कर दिया, ये कह के किससे पार्टी में गुटबाजी बढ़ गई, झगड़ा पड़ गया, लड़ाई बढ़ गई, एक गुट दूसरे गुट के खिलाफ हो गया। और तो वो नेता ये चाहते थे कि भाई अब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है जिले के, तो उनका आदमी बने, अगर प्रदेश का बनना तो वो चीज खत्म हो रही थी। तो वो प्रयोग, दोनों प्रयोग एनएसयूआई में भी और यूथ कांग्रेस में असफल हो गए, और इन्हीं सारे बड़े नेताओं ने असफल किए, जो दिग्गज, जो बड़े बड़े वो है। अब ठीक है, दिग्विजय सिंह जी की बात से कौन सहमत होगा कि संगठन ऐसा होना चाहिए कि एक आम कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे उच्च पद तक। तो कांग्रेस में भी बहुत सारे आम कार्यकर्ता उच्च पद तक पहुंचे हैं भाई। ठीक है, परिवार मान लीजिए एक नेहरू गांधी परिवार है, उसको आप लेकिन लेकिन तमाम सारे मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए, तमाम सारे जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव कौन से बहुत बड़े घर के थे, मनमोहन सिंह किस बड़े घर के थे, इसके पहले तमाम कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने हैं वो सब साधारण परिवारों से आए थे। तो ऐसा नहीं कांग्रेस के लोग पहुंचे नहीं है। तो ये दिग्विजय जी का कहना ठीक है, प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन टाइमिंग जो है उसकी, जब वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और ऐसे समय आप ये बात कहते, पार्टी के अंदर कहते, मीटिंग में कहते, लेकिन आप उसमें संघ का, मोदी जी का, उनका फोटो शेयर कर रहे हो ट्विटर पे, तो आप क्या कहना चाहते हो? तो ये चीज जो है, तो अगर आप उनको शेयर ही करना था तो सीपीएम का कर देते शेयर। इस पिनारी विजय ने साधारण घर से पहुंचे, मुख्यमंत्री बन गए। ज्योति बसु जो है कहां से कहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने मोदी जी का वो शेयर करके, तो अब वो एक नया एक बहस छेड़ दिया। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि मैं तो संघ के और भाजपा के खिलाफ था, हूं और रहूंगा, वो ठीक है, उनके कई बयान भी इस बात को जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर एक विवाद पैदा हो गया। शशि थरूर उसके समर्थन में आ गए, कुछ लोग और आ गए। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है जो पूछा जाना चाहिए इन सारे बड़े नेताओं से, सिर्फ दिग्विजय सिंह से नहीं, इन सारे बड़े नेताओं से जिन्होंने यूपीए के टाइम राज किया और उसके पहले नरसिम्हा राव के जमाने थे, कि भाई जब ये सत्ता में थे, संगठन में, सरकार में, तो इन्होंने कितना संगठन को मजबूत करने का काम किया, इन्होंने कितना अपने अपने राज्यों में, अपने अपने प्रदेशों में कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया और जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे आने दिया। ये सवाल अगर पूछा जाए सारे नेताओं से, गुलाम नबी आजाद ने लंबी चिट्ठी लिखी थी, कोई उनसे पूछे कि 40 साल तो आप राजनीति में सब जगह रहे, आपने क्या किया, जम्मू कश्मीर में क्या किया, कहाँ किया, या और नेता जो सवाल उठाना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ ये भी तो होना चाहिए कि आपका अपना कंटेक्ट क्या था जब आप सत्ता में थे। तो आप सारी चीजें, भाई मेहनत, एक और प्रश्न अभय जी है, अगर आप इजाजत दें मुझे, जरूर जरूर। कि जो भी अभियान राहुल गांधी चलाते हैं वो सब राहुल गांधी के कंधों पर ही क्यों होता है? राज्यों के जो छत्रप हैं। विनोद जी, ये जो बात आप कह रहे हैं, मैं बिना पूरी बात सुने हुए माफ कीजिए बोल रहा हूं, मैं आपकी बात का समर्थन करना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी क्यों बने जिसमें केवल एक ही इंजन हो? बिल्कुल, सर्वोच्च नेता होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सर्वोच्च नेता ही करेगा तभी कुछ होगा, और लोगों को भी कुछ करना चाहिए। अगर राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं तो राज्यों के स्तर पर करें। दिग्विजय सिंह के हाथ में तो मध्य प्रदेश की संगठन की मुद्दतों तक बागडोर रही है, अभी भी मध्य प्रदेश के संगठन में वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह जैसा राहुल गांधी से वो राष्ट्र के स्तर पर अपेक्षाएं करते हैं, वैसी अपेक्षाएं उनसे मध्य प्रदेश के स्तर पर क्यों ना की जाए? बिल्कुल की जानी चाहिए। और वैसे दिग्विजय सिंह ने एक समय जब नर्मदा यात्रा की थी, एक हजारों सैकड़ों किलोमीटर की, तो एक बड़ा काम किया था उन्होंने, और जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस दोबारा खड़ी हुई थी और सरकार भी बनी थी 2018 में। उसमें इसमें कोई तो नहीं, दिग्विजय सिंह ने उसमें एक बड़ा बड़ा अभियान किया था, काम किया था नर्मदा यात्रा के जरिए। तो इस तरह के अभियान जो प्रदेशों के नेता हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे दूसरे राज्यों के नेता हो, प्रमोद तिवारी हो उत्तर प्रदेश में, या बिहार में नेता हो, या जो भी है, अशोक गहलोत हो राजस्थान में, सचिन पायलट है, जो भी
इनको अपने अपने राज्यों में करना चाहिए। और मुद्दों को उठा करके, अब जैसे अरावली का मुद्दा चल रहा है इतना बड़ा, तो कांग्रेस हालांकि उसमें लीड कर रही है, लेकिन उसमें उसको एक कोई प्रोग्राम लेना चाहिए उनको, जो लंबा जो चले, जिसे पार्टी रिवाइव हो। तो इस तरह के मुद्दे तो हैं। सादा अगर राहुल गांधी करें, और राहुल गांधी भी करें, वो अकेले करें, उसको भी आप बराती वाली मानसिकता में काम करें, तो वो समस्या है। देखिए, आपको याद होगा जब चंद्रबाबू नायडू का कोई विकल्प नहीं मिल रहा था, तब राजशेखर रेड्डी ने कितनी मेहनत करके आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को रिवाइव किया था, और 2004 में सरकार वहीं से बनी थी। तो राजशेखर रेड्डी को यहाँ से परमिट लेके थोड़ी गए थे सोनिया गांधी से, प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने एक ऐलान किया, पार्टी समर्थन किया, और गांव गांव घूमे सोए। तो ऐसा भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में किया था, पिछली बार जब सरकार बनी है तो मेहनत की थी। तो ऐसी मेहनत, हाँ ऐसी, या हेमंत रेड्डी ने तेलंगाना में कितना, मतलब आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस सरकार बन गई, कोई सोच रहा था क्या? किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हेमंत रेड्डी ने मेहनत की। तो इस तरह की मेहनत कांग्रेस के तमाम क्षत्रप नेता अपने अपने राज्यों में क्यों नहीं कर रहे हैं? अब उत्तर प्रदेश के नेता क्या करते हैं? प्रदेश अध्यक्ष बयान जारी कर देते हैं, ट्विटर पर कर देंगे, एक विज्ञप्ति आ जाएगी, बहुत हुआ है प्रदेश मुख्यालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, इंदिरा गांधी प्रतिमा पर जाके 50 लोग जाके धरना दे देंगे, बस। इससे ज्यादा क्या कर रहे हैं? कोई बड़ी लंबी यात्रा, कोई मुद्दों को लेकर के कुछ ऐसा प्लान किया क्या? अगर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, तो क्या उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय क्या गाजियाबाद से गोरखपुर तक की यात्रा नहीं कर सकते पार्टी खड़ा करने के लिए? और उसके बाद निर्देश दें कि जिलों में से यात्राएं निकाली जाए। क्या मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी और दिव्या सिंह के जो बेटे हैं, राज्यवर्धन, जो बड़े उमंग सिंघार वगैरह जो है, ये यात्राएं नहीं निकाल सकते इस तरह बड़ी? इसके लिए क्या कोई राहुल गांधी मना करते हैं क्या? तो सवाल ये है कि आप, मतलब मैं अकेले दिव्या सिंह को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं जो भी नेता इस तरह के हैं, वो उनकी भी तो जिम्मेदारी है। पार्टी खाली सिर्फ राहुल गांधी को देखे, सोनिया गांधी को देखे, प्रियंका जी को ले आओ, देश बचाओ, ये नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। आपकी लड़ाई जिन संगठन से है, जिस फोर्स से है, पॉलिटिकल फोर्स से है, आइडियोलॉजिकल फोर्स से है। और दूसरा, राहुल गांधी इस लड़ाई को एक वैचारिक लड़ाई बना रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, पूरी वैचारिक लड़ाई बना रहे हैं। कांग्रेस के बहुत सारे तमाम मध्य इस तरह के जो नेता हैं या छत्रप हैं, वो अभी उनके अंदर वैचारिक स्पष्टता ही नहीं है। वो मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कहीं एकदम हिंदुत्ववादी हो जाते हैं, कहीं एकदम एंटी हिंदू हो जाते हैं। मुझे तो लगता है कि वोट चोरी का जो मुद्दा है, उस मुद्दे की प्रति भी कांग्रेस में कई नेता भले ऊपर से कहते हो, लेकिन अंदर से संदिग्ध है। संदिग्ध है, बिल्कुल संदिग्ध है अंदर से। और मैं कह रहा हूँ, देखिए, वोट चोरी को लेकर मेरा एक मानना है, वोट चोरी का मुद्दा एक तात्कालिक मुद्दा होता है। जब एसआईआर हो तब लोगों को सचेत करिए कि लोग अपने वोट जुड़वाएं, और जब चुनाव हो उस वक्त सारी संगठन शक्ति जो है लगा दीजिए उसमें। लेकिन जो मनरेगा वाला मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर इसको सही तरीके से कांग्रेस पार्टी ले जाती है नीचे तक, तो ये किसान आंदोलन तो खाली 3-4 राज्यों का था, ये सभी राज्यों में इसका असर हो सकता है। और तब सरकार को भी सोचना पड़ेगा। जैसे जाति जनगणना के मुद्दे पे सोचा था सरकार ने, जाति जनगणना के मुद्दे पे कोई आंदोलन तो हुआ नहीं, खाली राहुल गांधी हर रैली में उठा रहे थे उस मामले को, हर पब्लिक मीटिंग उठा रहे थे, और उसी का असर इतना पहुंच गया, बात नीचे तक पहुंच गई। और सरकार के पास जो फीडबैक पहुंचा, वो सरकार जो कहती थी ये तो अर्बन नक्सलों का एजेंडा है, ये तो देश को तोड़ने का है, समाज को तोड़ने का है, हमारे लिए तो 3 ही जातियां हैं, किसान, महिला और नौजवान, वही सरकार तैयार हो गई मानने के लिए जाति जनगणना जो है हम कराएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मनरेगा वाला मुद्दा, अगर, क्योंकि रोजगार से जुड़ा हुआ है, अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, और दलित समाज से जुड़ा हुआ है, और दलित और अति पिछड़े समाज से जुड़ा हुआ है, और इसमें गरीब सवर्ण मजदूर भी शामिल हैं, भले संख्या उनकी कम हो मान लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भी तो मजदूरी कर रहे हैं। आजकल जब रोजगार है नहीं तो कर तो वो भी रहे हैं। हम, मैं जानता हूँ कईयों को, अपने गाँव में जाता हूँ, मजदूरी करते हुए, खेतों में काम करते हुए मिलते हैं लोग। तो कल मैं अपना अनुभव आपको आपके साथ साझा करूं। कल मैं इलाहाबाद में था, और वहां पर कुछ समाजवादियों के बीच में मेरी मुलाकात एक गांधीवादी नेता रामजी सिंह से हुई, जो कि बनारस से एक लंबा सत्याग्रह करके और संघर्ष करके लौट रहे थे। तो उनको सम्मानित किया गया उस कार्यक्रम में। तो राम धीरज जी हैं जी, राम धीरज नहीं, रामजी सिंह, रामजी सिंह, हाँ, पुराने गांधीवादी हैं, मैं जानता हूँ उनको। हाँ, तो वो उनको सम्मानित किया गया। तो वो भी इसी प्रश्न को मुझसे बातचीत में बोले कि क्या किया जाए, इसमें कैसे आगे बढ़ा जाए।
तो मैंने उन्हें सुझाव दिया और वो पहले से उनके दिमाग में ये बात थी, मैंने कोई नई बात उन्हें नहीं बताई, वो पहले से समझ रहे थे। मैंने उनसे यही कहा कि भाई देखिए, इसमें मुख्य तौर पर दलितों दलित लोग इस मनरेगा के लाभार्थी थे। दलित और आदिवासी भी। दलित और आदिवासी भी, हाँ। हम्म। तो अगर इस मुद्दे पे कोई जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा, तो उसे उसी तरीके से एक सामुदायिक समर्थन प्राप्त होगा, राष्ट्रीय स्तर पर। जो जैसे आपने बताया कि किसान आंदोलन को तो केवल एक छोटे इलाके में वो सामुदायिक समर्थन प्राप्त 4 राज्यों का था। 4 राज्यों का था। उसमें भी उत्तर प्रदेश पूरा राज्य नहीं कह सकते शामिल जी, उसमें। जी। मध्य प्रदेश भी पूरा राज्य नहीं था। इस मसले पे तो उत्तर से लेके दक्षिण तक और दक्षिण से लेके पूर्व तक और पश्चिम सब में दलित हर जगह मौजूद हैं और उनको मनरेगा ऐसे कानून की जरूरत है, तो उनका समर्थन मिलेगा और उससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन भी खिसकेगी। उससे बड़े पैमाने पे भाजपा सीधी प्रभावित होगी, उससे उससे उसका उसका वोटिंग आधार पर प्रभावित होगी। और भाजपा के विरोध में बिहार में, ऐसे कि बिहार प्रदेश किसान सभा और सीपीआई एमएल संघर्ष कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से भाजपा के खिलाफ खड़े हुए हैं, महागठबंधन के सदस्य हैं, तो और कांग्रेस से भी अच्छी तरह सुपरिचित हैं वो। राहुल गांधी और उनके नेता दीपंकर भट्टाचार्य एक दूसरे से, हाँ, तो वो भी एक अच्छा मौका है, जबकि बिहार में कम से कम इस आंदोलन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया सकता है। बिहार में ही एसआईआर शुरू हुई, बिहार से ही आप इसके राम जी कानून के खिलाफ शुरू कर दीजिए आप मनरेगा का हमला, तो उससे बहुत बड़ी बात बनेगी। तो मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत थे वो, पूरी तरीके से सहमत थे। मैं समझता हूं इसकी आपने बिल्कुल ठीक रेखांकित किया, बड़ी जबरदस्त संभावनाएं हैं और कांग्रेस के हाथ में एक तरह से देखा जाए, अगर ये हो पाया तो माना जाएगा कि बीजेपी ने मुद्दा थमा दिया कांग्रेस के हाथ में। हाँ, ये बड़ा मुद्दा होगा ये। मैं देखिए भाई हमेशा कहता था, जिस दिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आए थे मुख्य प्रधानमंत्री से मिलने जाति जनगणना को लेकर के, उस दिन से मैंने कहना शुरू किया था कि जाति जनगणना इस देश का राजनीतिक विमर्श का अगला सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और वो हुआ और सरकार को मानना पड़ा। और मुझे लगता है कि ये भी अगर सही ढंग से, देखो इसमें एक चीज है, इसमें खाली गांधी जी के नाम को लेकर आप जोर न दें, वो तो एक साथ में चलेगा महात्मा गांधी जी का नाम, ये गांधी जी के नाम पे एक ही सरकारी योजना थी, वो भी आपने बंद कर दी या नाम बदल दिया। इसके जो प्रावधान है, दोनों का फर्क, मनरेगा क्या है, बीपी राम जी क्या है, बीपी राम जी क्या है, इनके प्रावधानों पर भाई कहाँ मनरेगा जो है ज्यादा बेहतर योजना थी और क्यों इसको, ये अगर फर्क कांग्रेस और तमाम जो उनके संगठन है जो भी इसमें जुड़े, वो अगर रेखांकित कर पाए लोगों के बीच में, तब ये मुद्दा पकड़ेगा जोर। क्योंकि इसमें प्रकट तौर पर तो बहुत अच्छा लग रहा भाई, 100 दिन का रोजगार साहब 125 दिन का हो गया है ना, सामने मोटे तौर पर देखने में। हाँ, जो पेमेंट 15 दिन में होता था हफ्ते भर में कर दिया, ये सब तो जैसे मोटे तौर पर तो लग रहा है यार बहुत अच्छी योजना है, बड़ा इसमें क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके जो अंतर्निहित जो उसकी समस्याएं हैं उनको रेखांकित करना पड़ेगा। जैसे वो गारंटी थी, ये मिशन है, मिशन ऐच्छिक होता है, गारंटी होती है, सही बात है ना। तो एक तो ये बताना लोगों को, दूसरा वो केंद्र सरकार 90% उसमें देती थी अंशदान, इसमें 60% देगी, 40% राज्यों को देना होगा। राज्यों के पास पैसा नहीं है, राज्य हाथ खड़े कर देंगे, वो पैसे नहीं डालेंगे इसमें, जब पैसा नहीं डालेंगे तो काम अपने आप नहीं मिलेगा लोगों को। ठीक बात है, ठीक है। दूसरा उनका साहब 60 दिन जो होते हैं इसके फसल के, उस समय ये मनरेगा योजना, ये जी राम जी योजना बंद रहेगी, उस समय मजदूरों को, तर्क बहुत अच्छा है कि किसानों को मजदूर नहीं मिलते थे खेतों में काम करने के लिए, तो काम वहां मिल जाएगा। लेकिन दो चीजें हैं, एक तो जितने मजदूर होंगे क्या वो सारे के सारे खेतों में लग जाएंगे, तो जो बचेंगे वो क्या करेंगे। दूसरा, मनरेगा की वजह से वो मजदूरों की बार्गेनिंग पावर बढ़ी हुई थी, खेतों में काम करने के लिए कहते थे भैया हमको न्यूनतम मजदूरी जब तक जो मनरेगा में इतना पैसा मिलता है इतना दियोगे तो आएंगे। अब उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई, क्योंकि उस 60 दिनों में तो लागू नहीं होगा। तो अब जो भी बड़ा किसान है जिसके पास 10, 15, 20 एकड़ जमीन है, वो अपनी शर्तों पर कहेगा भैया इतना नहीं देंगे, इतना देंगे, काम करना हो तो आओ, हो जाएंगे, क्योंकि बस काम नहीं है। तो ये सब जो एनोमलीज हैं, जो ये उसके अंदर की चीजें हैं, इनको जब तक आप देखा, खाली गांधी जी का बात नहीं बनेगी,
गांधी जी को साथ में रखो आप, लेकिन गांधी जी तो एक भावनात्मक मुद्दा है, और इस देश में अब इस वक्त गांधी जी को लेकर के भी आप देख ही रहे हो जो माहौल है। तो लेकिन गांधी जी को छोड़िए मत, क्योंकि महात्मा गांधी की जो ठीक बात। सबसे बड़ी बात थी कि भाई अंतिम व्यक्ति की आंखों में देखो, और उसके अगर तुम्हारे फैसले से उसकी आंखों में चमक आ रही है तो वो फैसला करो। तो ये योजना उस तरह की योजना थी। तो गांधी जी को साथ रखते हुए भी इस योजना की जो तमाम विसंगतियां हैं दोनों के बीच में तुलना करके, वो आप जब पॉइंट वाइज, क्योंकि सरकार तो विज्ञापन दे रही है, अखबारों में दे रही है, टेलीविजन में देगी, उसका साधन है, वो आपके नैरेटिव को ध्वस्त कर देगी विज्ञापन देकर के। कि देखिए, जैसे अभी जो लेबर जो श्रम सुधार हुए हैं, अब श्रम सुधारों की बारीकियों में कोई गया नहीं, अब उन्होंने विज्ञापनों में बता दिया कि इतना हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और इतना मजदूरों को कर दिया। तो लेकिन जो उसका उसके असली जो बारीकियां हैं वो जब तक आप सामने नहीं लाएंगे, तो ये मुझे लगता है ये इनके कांग्रेस के भीतर जो थिंक टैंक है, जो लोग हैं, वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, ये एक यक्ष प्रश्न है मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। हम लोगों ने बहुत बहुत कांग्रेस और राहुल गांधी और देश में मनरेगा के सवाल को लेकर इन प्रश्नों पर काफी गहरी चर्चा की, और आपने जिस तरह से रोशनी डाली उससे उन पूरी चर्चा इस मसले के मतलब भी काफी साफ हुए। हम लोग इसी विषय पर निगाह अपनी बनाए रखेंगे, और जैसे जैसे इस आंदोलन की सुगबुगाहट हमें सुनाई पड़ती है, हम लोग उसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे और नए सिरे से इस मसले को समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।